चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डेलो के बारे में कुछ देखा था ना, कि जो दो सेट्स बन ऑर्बिटल के, एक सेट का नाम था T2G विच वाज अ थ्री फोल्ड, है ना, और जिसकी एनर्जी भी कम थी, और एक था EG विच वाज अ टू फोल्ड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा थी। इस एनर्जी गैप को हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेड बाय डेल ओ। किससे रिप्रेजेंट किए थे? डेल ओ से, जहां पे ओ का मतलब क्या था? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर हमने वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी क्या? सारे लाइगेंड्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड। उसका नाम लिख रहे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, ठीक। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसके बाद की चीजें समझाई थी आपको, अपन को लिखना बचा हुआ है, तो चलिए लिखते लिखते एक बार और समझ लेंगे। कंटिन्यू करेंगे आगे। द लाइगेंड्स विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ डेलो, द लाइगेंड्स विथ ये लिख चुके हैं, ये लाइन लिख चुके हैं। द लाइगेंड विद स्मॉल वैल्यू ऑफ डेलो आर कॉल्ड वीक फील्ड लाइगेंड्स एंड विद स्ट्रॉन्ग लार्ज वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अच्छा, यहां तक हो गया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट्स। सब हेडिंग डालना, हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट्स। हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट्स। हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट्स। हाइफन डाल के लिखेंगे as the electrons first enter the as the electrons first enters the as the electrons first enter the lower energy first enter the lower energy 3 T2G orbitals first enter the lower energy 3 T2G orbitals with parallel spin with parallel spin with parallel spin, comma, hence for complexes hence for complexes hence for complexes with D1 comma D2 or D3 ion, जिनके में आखिरी कॉन्फ़िगरेशन में D1 D2 D3 आ रहा है, ion, comma, the orbital occupancy is certain. The orbital occupancy is certain. The orbital occupancy is certain. कि ये पहले तीन इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएंगे। ठीक है, चौथे से दो पॉसिबिलिटी थी, हमने देखी थी ना, कि चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही पेयरिंग कर सकता है या EG में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो एनर्जी गैप कम है कि ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर D4 कॉमा D5 फॉर D4 कॉमा D5 कॉमा D6 कॉमा D7 एक्सेट्रा आयंस, D4 D5 D6 D7 एक्सेट्रा आयंस, कॉमा डाल के 3 electrons first enter 3 electrons first enter T2G। इनमें भी D4 D5 D6 D7 में भी पहले तीन तो T2G में जाएंगे। enter T2G orbitals enter T2G orbitals with parallel spin with parallel spin, but the remaining but the remaining but the remaining may pair up
may pair up in the T2G, may pair up in the T2G orbital or may enter EG orbital. और may enter EG orbital. मतलब अगर नीचे ही आकर के पेयरिंग करेंगे तो विल गेट किस टाइप का कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और हाई स्पिन. अगर पेयरिंग करेंगे तो लो स्पिन होता जाएगा, और अगर पेयरिंग ना करके ऊपर चले गए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो क्या लिखे, और मे एंटर ईजी ऑर्बिटल गिविंग राइज टू लो स्पिन, गिविंग राइज टू लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली. गिविंग राइज टू लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना डेल, वही डेलो और पी को कंपेयर करेंगे ना. नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डेल ओ, द वैल्यू ऑफ डेल ओ यानी कि सी एफ एस है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो गैप है इन दोनों के बीच का. द वैल्यू ऑफ डेल ओ इज यूजुअली कंपेयर्ड, is usually compared is usually compared with the energy required for electron pairing. Usually compared with the energy required for electron pairing in a single orbital. In a single orbital. In a single orbital. So stop. This energy is usually represented by, this energy is usually represented by, this energy is usually represented by capital P लिखना, हाँ P, known as pairing energy, known as pair energy. T नहीं, P, P, P for pairing, pairing energy. तो stop. thus दो केस लिख रहे हैं नीचे. फर्स्ट, इफ del O greater than P, if del O greater than P, if del O greater than P, comma, up to D6 ions, up to D6 ions, del O बड़ा है P से, मतलब पेयरिंग आसानी से हो रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे ही जाएंगे. समझ रहे हो, पहले T2G में सिंगल, D3 तक तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हम सीधा सिंगल सिंगल फिल करेंगे D3 तक. अब D4 यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिपेंड करेगा डेल ओ और पी के वैल्यू पर. तो इफ डेल ओ इज ग्रेटर देन पी, यानी कि ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगने वाली है, पेयरिंग कम एनर्जी में हो जाएगी, तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और छठवां इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. तो D6 तक पेयरिंग होने वाली है. ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन, दस अप टू D6 आयंस, कॉमा, पेयरिंग विल अकर up to D6 ions, pairing will occur up to D6 ions, pairing will occur in the T2G orbitals, in the T2G orbitals, in the T2G orbitals, and EG will remain vacant, and EG will remain vacant, and EG will remain vacant. So stop. As a result, we get, as a result, we get low spin complex. As a result, we get
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्टॉप। लाइगेंड्स फॉर विच, इसी पॉइंट में लिख रहे हैं, लाइगेंड्स फॉर विच del O greater than P, ligands for which del O greater than P, क्या बोलेंगे इस टाइप के लाइगेंड को, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड, तभी तो ये गैप ज्यादा है ना, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी ये गैप उतना ज्यादा रहेगा, वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो ये गैप कम रहेगा, ठीक है। तो लाइगेंड फॉर विच del O greater than P are is called strong field ligand, is called strong field ligand, is called strong field ligand। ठीक है, ये होगा केस वन। केस टू लिखना उल्टा, इफ del O less than P, if del O less than P, क्या लिखेंगे आगे? D6 नहीं, फिर तो चौथे ही चला जाएगा ना ऊपर, छठवें तक तो आपका ऊपर का भी भरना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कमाल लिखेंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर, क्योंकि अब उसको ये वाली एनर्जी कम लग रही है और पेयरिंग ज्यादा लग रही है एनर्जी, तो वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर Eg, will enter Eg, giving rise to the configuration T2G3 Eg1, T2G3 Eg1, ऊपर लिखना है सब सुपरस्क्रिप्ट में 1 और 3, और पांचवा भी इधर ही जाएगा Eg में, तो Eg2 हो जाएगा पांचवे के लिए, ठीक है। तो अब अपन को क्या मिलने वाले हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट वी गेट, एज अ रिजल्ट वी गेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लाइगेंड के बारे में एक लाइन लिख लो जैसा आपने ऊपर लिखा है। लाइगेंड को क्या नाम दिए थे, जिसके लिए डेल ओ ग्रेटर देन पी होता है उसको अपन ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहा था, तो अगर जिसके लिए लिखता है वो वीक फील्ड लाइगेंड हो जाएगा। डेल ओ लेस देन पी के लिए लाइगेंड का नाम क्या हो जाएगा, लाइगेंड को क्या बोलेंगे हम, वीक फील्ड लाइगेंड। क्लियर है ना ये? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होंगे दे विल हैव हाई डेल ओ वैल्यू, और वो बनाएंगे किस टाइप के कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल ओ ज्यादा होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक फील्ड ligands have low del O value giving rise to high spin complex, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो कहीं लिख लेना शॉर्ट में। हो गया, मैग्नेटिज्म तो हम समझ जाएंगे बाय सीइंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिज्म, और नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। बात आती है कलर की ना, कलर भी हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, है ना, उसको लिखते हैं कलर के बारे में, क्योंकि वीबीटी में हमने ये पढ़ा था कि वीबीटी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम कलर के बारे में बात करेंगे, हो गया ये, हेडिंग डाला नेक्स्ट, कलर, हेडिंग डालेंगे कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द कंपाउंड, हाइफन डाल के लिखना है इसमें, द CFSE
The CFSE full form was crystal field splitting energy. वो जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, डेलो, CFSE को तो हमने नाम दिया डेलो, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, द CFSE ब्रैकेट में डेलो लिख लेना, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस the CFSE for most of the complexes is of the same order, is of the same order, is of the same order of magnitude, is of the same order of magnitude as the energy of a photon, as the energy of a photon as the energy of a photon of visible light, of visible light. मतलब ये जो एनर्जी गैप है ये उसी रेंज का एनर्जी है जो हमारे फोटॉन्स में होती है। फोटॉन्स किस में होते हैं, हमारी लाइट में, क्वांटम पैकेट्स है ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहां पे हम ये पढ़ते थे कि जो लाइट जो सोर्स एमिट कर रहा है वो लाइट किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दोस पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। स्पेशली लाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटोन, अदरवाइज कोई भी वेव फॉर्म के या वेव के लिए या एनर्जी के लिए अपन यूज करते हैं वर्ड क्वांटम, और उसकी एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो डिसाइड करे कि उस लाइट के अंदर एनर्जी कितनी है, और यही एनर्जी गेन करके तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना मेटल सरफेस से। उस इफेक्ट का नाम क्या पढ़ते थे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है कि मेटल सरफेस में अगर आप एक लाइट को एमिट कराओगे, स्ट्राइक कराओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को वही आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो चैप्टर को रिलेट करो, ये चैप्टर था, उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो उसमें हम पढ़ते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो एनर्जी, यही तो एनर्जी है जो आपको वो लाइट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जो गैप है ना बिटवीन द T2G एंड EG, उस एनर्जी का जो गैप है, वो एनर्जी जो है वो लगभग फोटोन के एनर्जी के बराबर ही है। तो आप विजिबल लाइट से कोई कंपोनेंट को एब्सॉर्ब करके उतनी एनर्जी गेन कर सकते हो, एंड यू कैन जंप टू द हायर लेवल, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज देयरफॉर पॉसिबल, it is therefore possible, it is therefore possible for a transition metal complex, for a transition metal complex, for a transition metal complex to absorb visible light, to absorb visible light, to absorb visible light, which thereby excites electron, which thereby excites electron, which thereby excites electron from the lower energy d orbitals, which thereby excites electron from lower energy d orbitals into the higher energy ones, into the higher energy ones, into the higher energy ones. एग्जाम्पल लिखना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉम्प्लेक्स, इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, टी, टाइटेनियम के पास 6 एक्वा है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, कॉमा Ti3 हैज, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा ना,
Ti3 has only one 3D electron. Ti3 has only one 3D electron. Only one. ये 22 वाला है स्कैंडियम के बाद, ठीक है। तो 22 है, तो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 22 है कि 23 है? 22 है, वेनेडियम 23 है। हाँ, तो इसके पास 3D के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? इन द T2G, करेक्ट। T2G में रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन, और ये Eg खाली है। वैसे भी D1 के तो बस यही ऑप्शन है ना, D1 D2 D3 में तो T2G ही बार आने वाला है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जब हम विजिबल लाइट देंगे ना, तो ये एनर्जी गैप क्रॉस करने के लिए वो उतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जम करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं? Ti3 हैज ओनली वन 3D इलेक्ट्रॉन, कॉमा, it absorbs it absorbs green and yellow portion of the light. It absorbs green and yellow portion of the light. It absorbs green and yellow portions of the light, which excites the electron from which excites the electron from which excites the electron from T2G to Eg. T2G to Eg. T2G to Eg. Full stop. The solution of the complex is T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा by absorbing the wavelength of green and yellow portion. The solution of the complex is therefore purple. The solution of the complex is therefore purple. Absorb green and yellow किया है ना, जो बचा कलर है उसको अपन ने क्या नाम दिया था? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और उसी का वो दिखेगा, वही कलर का वो दिखेगा, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज देयरफॉर पर्पल, व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड, व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक लाइन में लिखेंगे नीचे, which is a complementary color of radiation absorbed. Complementary color का मीनिंग लिखा नीचे। The complementary color is the color produced. The complementary color is the color produced. The complementary color is the color produced from the wavelengths left after. Color produced from the wavelengths left after some wavelength from the white light, some wavelength from the white light is absorbed for some wavelength from the white light is absorbed for excitation of the electron. Absorbed for excitation of the electron. समझ में आया क्या? तो वो वही वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा जिससे उसको उतनी एनर्जी मिल जाए। वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही E is equals to hc by lambda। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। E is equals to h nu होता है और nu की जगह c by lambda। तो ये जो लैम्डा है जो वो एब्सॉर्ब कर रहा है, वो उसके ग्रीन और येलो कलर वाला वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया, तब जाके उसको उतनी एनर्जी मिली जिससे वो एक्साइट होके T2G से Eg में चला गया, ठीक है। तो विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट आपने दी, कलर ग्रीन एंड येलो इज एब्सॉर्ब्ड, और जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वो दिख रहा है, विच इज पर्पल, ठीक है। एक दो कलर और लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला, एग्जांपल लिखना एक और। फॉर एग्जांपल if blue light is absorbed by the complex,
if blue light is absorbed by the complex, if blue light is absorbed by the complex, comma, it will appear red, it will appear red, and vice versa. वाइस वर्सा मतलब अगर रेड एब्सॉर्ब किए तो ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, एक एग्जांपल और लिखेंगे नीचे, लिखना एक और एग्जांपल. अपन एक ही मेटल ले रहे हैं कोबाल्ट, और तीन अलग अलग लाइगेंड लेंगे, तीनों का कलर अलग अलग होने वाला है कोबाल्ट के साथ ही. ठीक है, अब यही चीज तो वो समझा नहीं पा रहे थे ना कि एलिमेंट कोबाल्ट है, वो तीन अलग अलग लाइगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है. मतलब मान लीजिए कोबाल्ट अमोनिया के साथ, अमाइन के साथ बनाया, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सा साइनिडो कोबाल्ट. तो तीन अलग अलग लाइगेंड लिए, तीनों के साथ कोबाल्ट ने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया. तो वो तो वीबीटी ने तो लाइगेंड को तो कंसिडर ही नहीं किया था, तो वो समझा ही नहीं पा रहे थे कि तीनों कंपाउंड का कलर अलग अलग क्यों आया, जबकि तीनों में मेटल आयन तो कोबाल्ट था. तो उसका रीजन है कि तीनों के लाइगेंड्स अलग अलग हैं, तीनों के कारण जो फील्ड बन रही है, गैप डेल ओ, वो अलग अलग है. तो ऑब्वियसली एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अलग अलग होगी जंप करने के लिए. मान लो अगर किसी लाइगेंड ने छोटा डेलो होगा जिसका, तो वो लो वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके उतनी एनर्जी गेन कर लेगा. क्या बोलते हैं, है ना, लो वेवलेंथ नहीं बोलना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना. फ्रीक्वेंसी जिसकी लो है उसकी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी ना, उल्टा होता है ना फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो वो लो वेवलेंथ बोलना गलत हो जाएगा. क्या बोलते हैं, जिसकी एनर्जी, जिसको कम एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, उसको कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा टू गेट इनटू दैट ईजी. फिर अगर डेलो जिसका बड़ा है तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगने वाली है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट. और अगर हम वायलेट से रेड में जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है. यानी का मतलब वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. तो अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बढ़ते या घटते हैं. अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बस ये एक पॉइंट याद रखना, किसी एक का याद रखो आप, कि रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है. तो बाकी चारों चीजें याद रहेंगी. क्या बाकी चारों चीजें, क्या कि अगर रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होगी, और अगर रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे लोएस्ट होगा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट की हाईएस्ट होगी. समझ गए क्या आप लोग. तो डेलो की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सी लाइट की फ्रीक्वेंसी वो, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्सॉर्ब करने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट होगा, ट्रांसमिट होगा. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला वायलेट ऑब्वियसली, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो रेड वाला. ठीक है, मतलब लो एनर्जी चाहिए तो ये हम एक एग्जांपल समझाते हैं कि कोबाल्ट का तीन कंपाउंड लेते हैं और तीनों के में कलर कौन सा एब्सॉर्ब हो रहा है और वो कंपाउंड कलर कौन सा एमिट कर रहा है. ठीक है, तो नीचे लिखना, कंसिडर एन एग्जांपल, कंसिडर एन एग्जांपल, कंसिडर एन एग्जांपल of three octahedral complexes, of three octahedral complexes, of three octahedral complexes of the same metal cobalt, of the same metal cobalt, of the same metal cobalt with three different ligands, with three different ligands, with three different ligands. एक ले लिया मैंने एक्वा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, फिर एक हो जाएगा हेक्सा अमाइन. ठीक है, और एक साइनाइड ले लेते हैं. आप वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा तीनों का ऑर्डर कैसा है, किसका डेलो सबसे ज्यादा होगा देख के बताओ. आपने तो ऑर्डर लिखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
CN का सबसे ज्यादा है, फिर NH3 का, मतलब सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका चार्ज 3 नेगेटिव क्लियर है ना, 3 पॉजिटिव कोबाल्ट का हुआ, -6 3 -6 -3, ठीक है। और बाकी ये पे तो ये दोनों तो न्यूट्रल लाइगेंड है, इसलिए जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही पूरे आयन का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे लिखेंगे, यहां पे लिखना कलर एब्सॉर्ब्ड, और उसके नीचे लिखना कलर ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो यहां लिख लेना ऑरेंज, इधर ब्लू, सही ऑर्डर में जा रहे हैं। इसको कम एनर्जी लगेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी, कम वाली फ्रीक्वेंसी ना, ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, वायलेट की सबसे ज्यादा, अपन वायलेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज आता है ना फिर, ठीक है। और लास्ट वायलेट, देखिए इसका सबसे डेलो सबसे ज्यादा होने वाला है, तो इसको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी टू गेन दैट एनर्जी, टू क्रॉस दैट एनर्जी, डेल ओ, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नीचे लिखना, ऑरेंज के लिए यहां नीचे लिखना ब्लू, ब्लू के लिए नीचे लिखना, हाँ येलो ऑरेंज होता है, मतलब जिसको अपन ऑलमोस्ट रेडिश टाइप का ही बोल सकते हैं, जैसे अपन ऊपर लिखे ना कि येलो के लिए ब्लू के लिए रेड होता है, रेड के लिए ब्लू होता है, ठीक है। एंड वायलेट के लिए लिखना नीचे येलो, ठीक है। तो ये उनके कलर एब्सॉर्ब्ड है, और ये आपका कंपाउंड का कलर है, जो ट्रांसमिट कर रहा है वही कलर होगा कंपाउंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइन डालना, CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये अपन पढ़ रहे थे CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कौन से दो को ज्यादा एनर्जी मिल गई थी, जो अलोंग द एक्सिस में थे, और वो कौन थे, dx² - y² एंड dz², और वो बाकी तीन तो बिटवीन द एक्सिस में थे, तो उनकी एनर्जी कम थी, तो वो T2G कहला रहे थे, जो नीचे थे, और EG वाले ऊपर थे। अब जस्ट उल्टा होने वाला है, वो EG नीचे आ जाएगा और T2G ऊपर, फॉर टेट्राहेड्रल। उसका रीजन है कि टेट्राहेड्रल में लाइगेंड्स कहां से अप्रोच करते हैं, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हाइफन डाल के लिखना, द स्प्लिटिंग पैटर्न, इसमें ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं लिखना है, अपन लिख चुके हैं ऑक्टाहेड्रल में पूरा, अपन को सिर्फ इसका ऑर्डर समझना है कि कैसा स्प्लिटिंग इसका रिवर्स हो जाएगा। द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ, द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, द स्प्लिटिंग pattern for tetrahedral complexes, the splitting pattern for tetrahedral complexes is just the reverse, is just the reverse, is just the reverse of octahedral complexes, of octahedral complexes. Octahedral complex, that is the three-fold degenerate set, the three-fold degenerate set, the three-fold degenerate set T2, यहां जी भी नहीं बोल रहे ना, सिर्फ T2 has higher energy than the, has higher energy than the, has higher energy than the, higher energy than the two-fold degenerate set E, then the two-fold degenerate set E, मतलब यहां पे आप जीव मत लगाना है ना, सेट ना, degenerate, sorry, two-fold degenerate set E, full stop. Moreover, the splitting is, moreover, the splitting is, moreover, the splitting is much smaller, the
splitting is much smaller than that in the case of octahedral complex. Moreover, the splitting is much smaller than that in case of octahedral complex. Octahedral complex. Full stop. The difference of energy, अभी भी नाम उसका CFSE ही है, बस सिंबल डेल टी हो जाएगा डेल ओ की जगह. The difference of energy represented by the difference of energy represented by del T is equal to 4/9 del O. ये रिलेशन है del T और del O का, यानी कि del T छोटा होगा del O से, ठीक है. 4/9 ऑफ del O, ठीक है. तो अगर ये एनर्जी छोटी है तो पेयरिंग होने ही नहीं देगा, है ना, ये सीधा फिर ऊपर ही भेजेगा, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो एक लाइन और लिखेंगे. दिस एनर्जी इज सो स्मॉल, दिस एनर्जी इज सो स्मॉल, दिस एनर्जी इज सो स्मॉल that it is unable to force the electrons. This energy is so small that it is unable to force the electrons, unable to force the electrons to pair up, to pair up, to pair up. Full stop. Hence, tetrahedral complexes have, hence tetrahedral complexes have, hence tetrahedral complexes have high spin configuration, have high spin configuration, have high spin configuration. ठीक है, इसका स्प्लिटिंग पैटर्न बना लो, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया था ना, वही 5 ऑर्बिटल ऐसे बनाना. याद है लास्ट क्लास में मैंने बोर्ड पे बनाया था, आप लोगों को ऐसे होमवर्क दिया था, मैंने बना के लेके आना, पर आप लोग बनाए नहीं थे, मैंने यहाँ बनाया था ना. फिर इसके बाद थोड़ा सा एनर्जी रेस करना पांचों का एक साथ, जब तक हम स्पेरिकल फील्ड में हैं. फिर उसके बाद जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. एक हो जाएगा आपका, अब ऊपर आपका चला जाएगा थ्री फोल्ड वाले, T2 नाम देंगे उनको, और नीचे हो जाएंगे आपके E वाले. ठीक है, बना लो उसको प्रॉपर डायग्राम पीछे से देख करके. वहां जो जो भी हमने लेबलिंग करी थी, क्या क्या लेबलिंग किए थे? डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन, ठीक है था ऐसा. फिर एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, और उसके बाद स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड लिखे थे, उसको टेट्राहेड्रल बस लिख लेना, दैट्स इट. पूरा डायग्राम सेम है पिछले बार जैसा, रिवर्स हो जाएगा लास्ट में. ऑर्बिटल्स के नाम जरूर लिख लेना. नीचे वालों के नाम क्या हो जाएंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और ऊपर वालों के नाम हो जाएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स. पीछे जो बनाए उसको देख करके बनाओ, लेबलिंग इसमें मैंने नहीं करी है ना. इसके नीचे हम कुछ लिखे थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखे थे स्टेट 2, और फिर यहाँ लिखे थे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल लिखे थे, यहाँ टेट्राहेड्रल लिखे ना.
बन गया। हो गया। सीएफटी के भी ड्रॉबैक्स लिखना। ड्रॉबैक्स ऑफ सीएफटी। ड्रॉबैक्स ऑफ सीएफटी। ड्रॉबैक्स ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज लाइगेंड्स आर considered as point charges, as ligands are considered as point charges, as ligands are considered as point charges, comma, the anionic ligands should exert, the anionic ligands should exert, the anionic ligands should exert greater splitting effect, greater splitting effect. Full stop. However, 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 these are present at the low end of the spectrochemical series. However, these are present at the low end of spectrochemical series. However, these are present at the low end of the spectrochemical series. ये लाइन के पॉइंट समझ में आया किसी को? क्या लिखा है हमने? हमने वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है ना, उसमें आपने देखा कि नेगेटिव वालों के जो फील्ड है उसकी उसकी उनकी फील्ड वीक है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल वाले। सबसे हाईएस्ट किसकी थी? सीओ, जो न्यूट्रल लाइगेंड है। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड तो नेगेटिव चार्जेस के कारण हो रही है। जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल की 5 जो 3 और 2 में स्प्लिट हो रहे हैं, उनका रीजन क्या है? नेगेटिव लाइगेंड। जबकि हमारे नेगेटिव लाइगेंड्स की स्प्लिटिंग इफेक्ट तो कम है और न्यूट्रल लाइगेंड का स्प्लिटिंग इफेक्ट ज्यादा है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये पॉइंट लिखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड एंड लास्ट पॉइंट। इट ट्रीट्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड, इट ट्रीट्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड। सीएफटी कैसे ट्रीट कर रहा है इनको? क्या मान रहा है वो उनको, इन दोनों की बॉन्ड को? कोआयनिक तो होती ही है ये, पर वो किसी कोई एक पर्टिकुलर चीज मान के चल रहा है ना। जैसे वीबीटी उसको कोवेलेंट मान के चल रहा था, तो ये क्या मान के चल रहा है? अरे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल आयनिक। ये सिर्फ आयनिक मान रहा है बॉन्ड को, जबकि बॉन्ड्स तो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इट ट्रीट्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड एज प्योरली आयनिक, एज प्योरली आयनिक, as purely ionic, and does not take into account, and does not take into account, and does not take into account the covalent character, the covalent character। जबकि कोऑर्डिनेट में तो दोनों कैरेक्टर होते हैं, मतलब कोआयनिक बोलते हैं ना इसलिए,
कोवेलेंट भी है और आयनिक कैरेक्टर भी है, एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक हैंड डालना, मेटल कार्बोनिल्स। एक ये टॉपिक है और एक हमारा वो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म बचा है ना। ठीक है, ये दो टॉपिक बचे हैं लास्ट। मेटल कार्बोनिल्स हैंड डालेंगे नेक्स्ट, मेटल कार्बोनिल्स। मतलब अपन ये समझते हैं कि सीओ का फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है, ऐसा क्या है सीओ में ना, तो अपन सिर्फ मेटल कार्बोनिल पे फोकस करते हैं। अब लाइगेंड एक ही पकड़ ले, कौन सा पकड़ ले, लाइगेंड सीओ को। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स हाइफन डाल के लिखेंगे, दीज आर द ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, these are the organometallic compounds, these are the organometallic compounds in which carbon monoxide, यहां हमने नाम उसको कार्बोनिल दिया पर है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, in which carbon monoxide act as the ligand, act as the ligand, act as the ligand। कुछ एग्जांपल्स लिखना, एग्जांपल्स, NiCO4, ये तो हमने पढ़ा भी है। NiCO4, यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था ना, NiCO4। एक और लिखो, FeCO5, FeCO5, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो ना अपने से, कॉम्प्लेक्स है ना, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर NiCO4 और CO भी ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर Fe भी FeCO5 पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसमें CO अपने आप में भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, CO5। ऑल द पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स आर रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। एक और लिखना, Cr क्रोमियम और 6 हैं CO, CO6, नहीं अभी सिर्फ ये सारे स्टेबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, CrCO6, इनकी ज्योमेट्री भी देखो कैसी कैसी होगी। पहला होगा टेट्राहेड्रल Ni वाला, उसके बाद जो 5 है, 5 कैसे अरेंज होंगे, 3 प्लेन में, 2 ऊपर नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो अभी लिखा आपने 6 वाला वो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक्सेट्रा करके लिख लो उसमें एग्जांपल में। नेक्स्ट टाइम में लिखना, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स, metal carbonyls can also be in the form of, can also be in the form of, can also be in the form of two metal ions, two metal ions, two metal ions linked with carbonyls, linked with carbonyls, linked with carbonyls। ये हमारे वैसे नॉमेनक्लेचर में हमने नहीं पढ़ा है कि दो मेटल होंगे, है ना, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं। हमारे पास जो हमें जो पढ़ना था वो सिंगल न्यूक्लियस वाला, मतलब एक एटम इन द सेंटर। ठीक है, बट मेटल कार्बोनिल ऐसे टाइप के भी बनाते हैं। एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल Mn2CO10, Mn2CO10, 10 हैं। और ये कैसे अरेंज है, इसका स्ट्रक्चर बनाना, एक ये Mn है, ये दूसरा Mn, और CO, एक CO इधर, ठीक है, ऐसे ही 5 उधर बनाना।
डन। नीचे लिखने से बॉन्डिंग कैसी होती है, नीचे लिखेंगे द मेटल कार्बन बॉन्ड्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड्स, यहां कैसे मेटल कार्बन से जुड़ा है ना सारे, और कार्बन इंटर्न ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द मेटल कार्बन बॉन्ड्स इन मेटल कार्बोनिल्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड्स इन मेटल carbonyls have both sigma and pi character, have both sigma and pi character, have both sigma and pi character। का डायग्राम बनाना। बनाओ डायग्राम, फिर समझते हैं ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ये ना, हाँ मेटल, ये मेटल के वो डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपका लाइगेंड सीओ, उसके भी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हैं, इसके भी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हैं, और सिग्मा और पाई टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों हो रहा है। वही लिखे अपन कि मेटल कार्बन बॉन्ड में दोनों कैरेक्टर हैं, सिग्मा एज वेल एज पाई। अब कौन कैसे ओवरलैपिंग कर रहा है वो समझते हैं। ठीक है, नीचे लिखना द फर्स्ट ओवरलैप takes place between the first overlap takes place between the filled bonding, the filled bonding pi 2p orbital, pi 2p orbital of the carbon monoxide, of the carbon monoxide with an empty d orbital, with an empty d orbital, with an empty metal d orbital लिखना, मेटल भी लिखना बीच में, with an empty metal d orbital, with an empty के बाद metal d orbital है ना, empty metal d orbital resulting in a sigma bond, resulting in a sigma bond, resulting in a sigma bond। आप लोगों को थोड़ा एमओटी याद है जिसमें अपन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे, जैसे 1s और 1s कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे, एक का नाम होता था सिग्मा 1s और दूसरे का नाम सिग्मा स्टार 1s। ये कुछ याद आ रहा है? एटॉमिक, देखो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, तो एक्चुअली में एटम में मिल कौन रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के अंदर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ मिल करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, जिनके
नाम क्या होते हैं, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। क्यों सिग्मा है, क्योंकि 1s और 1s के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। वही अगर ये वाला p होता तो इसमें तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, तो ये बनता पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। ठीक है, ये वर्टिकल वाले होते, ये भी आपस में साइडवाइज ही ओवरलैपिंग करते, तो इनसे भी क्या बनेगा, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। और एक अपना ये वाला p वाला बच गया, इसमें कैसा टाइप का ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन। तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। देखो हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला z है, ये वाला x है और ये वाला y है। ये z हो गया, दिस इज x एंड दिस इज y। तो x और y आपस में साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे रिजल्टिंग इन पाई बॉन्ड्स, और z वाला हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा रिजल्टिंग इन सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे क्या? तो यहां जो हमने लिखा है, ये क्या लिखे अपन कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यही देगा इसको, ये तो एम्प्टी है। मेटल तो 5 डी ऑर्बिटल को खाली रख के बैठा है ना, कि कहीं कहीं से 5 CO आएंगे और वो आकर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले हैं। तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये होगी सिग्मा बॉन्डिंग दोनों के बीच में। अभी अपन ने जो लिखा है कि फर्स्ट ओवरलैप में इसका पाई 2p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी दोनों की, तो क्या बनेगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द सेकेंड ओवरलैप, द सेकेंड ओवरलैप, द सेकेंड ओवरलैप takes place between, the second overlap takes place between the filled metal d orbital, the filled metal d orbital, the filled FILLED na, filled metal d orbital with an empty, with an empty, with an empty anti-bonding, anti-bonding, ये स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं और बिना स्टार वाले को बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p स्टार, पाई 2p स्टार, ये वाला पाई 2p है, ये पाई 2p स्टार है, तो यहां भी पाई स्टार लिख लेना डायग्राम में। ये पाई 2p था और ये पाई 2p स्टार है, जिसके साथ अब ये क्या कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्या लिखे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो सेकेंड ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द filled metal d orbital with an empty anti-bonding pi 2p star orbital of the carbon monoxide, of the carbon monoxide, resulting in additional, resulting in additional, resulting in additional pi bond, pi bond between the same, between the same carbon monoxide molecule and the metal, between the same carbon monoxide molecule and the metal। ब्रैकेट में लिखो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड तो बन चुकी थी ना दोनों के बीच में, तो बॉन्डिंग तो हो चुकी थी, पर इसने इसको भी ऐसे पकड़ लिया। मतलब आप ये समझो कि इस टाइप के इफेक्ट को ना अपन सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, कि जैसे इन दोनों की बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ये तो ऑलरेडी इसको बॉन्डिंग कर चुका था, बट ये भी इसको पकड़ लिया ऐसे, तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई, समझे? और इसी इफेक्ट को ना अपन सिनर्जिक इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? तो बैक बॉन्डिंग इसी को कह रहे हैं। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये मेटल का है, तो ये तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना चुका था, बट इसने भी अपने पाई वाले के साथ इसके पाई के साथ क्या बना लिया, एक पाई बॉन्ड बना लिया साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। तो ये जो बैक बॉन्डिंग हुई ना, इससे बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल, और इसी को इसी इफेक्ट को हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो नीचे लिखना लाइन इसके लिए, द इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन,
the effect of sigma bond formation, the effect of sigma bond formation strengthens the, strength दे रहा है ना, और strengthens the pi bond, strength लिखना फिर ENS, strengthens the pi bond and vice versa, and vice versa. उल्टा ही बोल सकते हो कि the formation of pi bond strengthens the sigma bond. दोनों एक दूसरे को strength दे रहे हैं, ठीक है, and vice versa, full stop. This is called synergic effect. This is called synergic, 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 synergic effect. इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखना, वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल, वर्किंग टुवर्ड्स द सेम goal. This is called synergic effect, that is working together towards the same goal. Last line, thus as a result of synergic effect, thus as a result of synergic effect, thus as a result of synergic effect, the bond between CO and metal, the bond between CO and metal is strengthened, is strengthened. Strength वही, bond between CO carbon monoxide and metal is strengthened. ठीक है, तो इतना था आपका मेटल कार्बोनिल, है ना। बस एक क्लास और लेकर के ना हम जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच गया था हमारा, हमने वो पढ़ लिया था ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा हो गया था, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो एक क्लास में वो देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ एक्सरसाइज के देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।